but we are about to finish our syllabus. गवर्नमेंट में तो सेम ही रहेगा सब में। अच्छा, तो हाँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है वैसे भी, तो बहुत ज़्यादा आएगा भी नहीं। आज की क्लास आपकी अगर हो गई तो बस आपका फिर फिनिश ही समझो लगभग सिलेबस। सर उसके बाद रोटेशनल कर लेंगे। हाँ रोटेशन कर लो, फिर तो कुछ भी करो। सर क्योंकि वो आएगा ना मिड टर्म में। अच्छा, आपका सब एक साथ हो रहा है, मिड एंड सब साथ में चल रहा है? यस सर, उसके बाद ही शायद नेक्स्ट क्लास में भेज दें, मिड टर्म के बाद ही। मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है स्कूल वालों को, है बीच में नहीं छोड़ेंगे। यस सर। तो वैसे भी इस बार तो सबको ही पास करेंगे। ऐसा है क्या? यस सर ऐसे। अच्छा फिर तो बढ़िया है। चलो तो तो इस बार जो है बच्चे बड़े परेशान हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कह रहे हैं सर हमें कुछ पास करा दो, बस कहीं से भी पास करा दो, फिजिक्स में पास करा दो। अब मैंने कहा सर फिजिक्स में तो हो जाएंगे, केमिस्ट्री में भी हो जाएंगे, पर पास तो हो जाएंगे, पर नंबर अच्छे आने चाहिए ना सर। अच्छा नंबर अच्छे बच्चे क्या है, 11th में कौन नंबर चेक कर रहा है तुम्हारे? सर अपना तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना कि पढ़ रहे हैं। हाँ वो अलग बात है कि अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहो तो, बाकी तो कोई चेक नहीं करता बाहर, तो 12th के मार्क्स चेक करेंगे आपके। ओके व्हाट हैपेंड? ओके चलिए तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट है, कल हमने जो काफ़ी सारे डेरिवेशन किए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलग अलग केसेस के लिए, फ्लूइड में कैसे होता है, अर्थ में टनल खोद देंगे तो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम गैस चैम्बर ले लेंगे तो क्या होगा, सिंपल पेंडुलम होगा तो कैसे उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस किए और उनके टाइम पीरियड निकाले। तो आई सर होप, यूट्यूब में भी किया था। सॉरी सर यूट्यूब में भी किया था। यूट्यूब पानी वाला, हाँ तो काफ़ी सारे हमने किए अलग अलग, और भी कई सारे केस हो सकते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि करना कैसे होता है। तो आपको पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करनी होती है, कौन सी मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और वहाँ पे कौन कौन से फोर्स हैं। फिर मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे फोर्स निकालना होता है, उस फोर्स का यूज़ करके मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ और उससे फिर मैं ओमेगा और फिर फाइनली टाइम पीरियड। तो ये मेरा प्रोसेस है जो मैंने कल फॉलो किए थे, हर क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस फॉलो किया था। तो दैट इज़ द थिंग। अब हम जो है आगे मूव करते हैं। इसमें जो और चीज़ें हैं आपकी वो है स्प्रिंग और पेंडुलम में कुछ क्वेश्चंस हैं और एक दो डेरिवेशंस हैं वो करने हैं, और बस फिर हमारा ये लगभग खत्म है आपका। पहले पेंडुलम देख लेते हैं। पेंडुलम का डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टी इक्वल टू 2π√L/g आया था, L/g आया था। यहाँ पे L क्या था हमारा, आपका लेंथ था फ्रॉम स्ट्रिंग का लेंथ था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से यहाँ तक का दूरी, एक्चुअली यहाँ तक का दूरी लेंगे, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना इसका, यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हम लेंगे टोटल। ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ प्लस बॉब का रेडियस, उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। स्प्रिंग का जो लेंथ होगा प्लस बॉब का जो रेडियस होगा, उन दोनों को ऐड करके, सर बॉब का सेंटर ऑफ मास तक। हाँ बॉब के सेंटर ऑफ मास तक हमें डिस्टेंस लेना है। ठीक है, यहाँ तक। तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे और फिर रेडियस निकालेंगे, तो हमारा जो लेंथ होगा वो लेंथ प्लस रेडियस के बराबर होगा यहाँ पे। या फिर स्मॉल एल आपने यूज़ किया है यहाँ पे, तो आप यू कैन राइट स्मॉल एल इज इक्वल टू एल प्लस आर, इसको हम एल मान लेते हैं और ये इसका रेडियस जो है आर है। तो यहाँ पे हम लेंथ ये लेंगे। ठीक है, हमने टॉर्क निकाला था, यहाँ पे टॉर्क का डेरिवेशन आपको ध्यान होगा अगर, तो हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क से हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला था, एंगुलर एक्सेलरेशन से फिर हमने टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड से फिर हमने सब चीज़ें निकाली थी। तो ये सब जो है इस पर डिपेंड करता है दिस थिंग पे। ठीक है, अच्छा अगर आप इसे लिफ्ट में ले जाओगे पेंडुलम को,
और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड, तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? जी प्लस से आ जाएगा। प्लस ए आ जाएगा। डाउनवर्ड जाएगी तो जी माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे अब देखो, अगर मान लो एक केस है कि आपका जो है पेंडुलम है, मान लो पेंडुलम में पानी भरा हुआ है, पेंडुलम में पानी भरा हुआ है। सर हम्म, सर फ्री फॉल के टाइम में तो टाइम पीरियड इन्फिनाइट आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा इन्फिनाइट टाइम पीरियड का? इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब कि टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, इसका मतलब है कि पेंडुलम आपका ऑसिलेट ही नहीं करेगा वहाँ पे, एक जगह पे रुका अच्छा। रहेगा, तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ सर जाएगा। ऐसा क्यों? मतलब कि रुका क्यों रहेगा या इनफाइनाइट क्यों आएगा? यस सर। भाई इसलिए रुका रहेगा कि यहाँ पे जब आप फ्री फॉल करोगे तो इस पे जो फोर्स होगा, अगर आप लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो एम जी और दूसरा कौन सा लगेगा? अगर एक टेंशन। टेंशन तो होगा, चलो एक और फोर्स लगेगा, फिर कौन सा? सूडो फोर्स सूडो फोर्स। कितना? एम ए एम ए लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ। तो एम ए कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर ए इक्वल टू जी हो गया तो? एम जी एम जी। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, इन दोनों को मिला के? 0 जीरो। टेंशन भी नहीं आएगा, फिर टेंशन की जरूरत ही नहीं है फिर हमें, तो टेंशन भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टेंशन तो तब डेवलप होता है ना जब कोई फोर्स लग रहा हो, तो टेंशन उसको बैलेंस करने के लिए डेवलप होता है, तो यहाँ तो इस पे फोर्स है ही नहीं पेंडुलम पे, तो टेंशन भी जीरो हो जाएगा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, टोटल फोर्स, तो ये पेंडुलम रुका रहेगा, ये लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूव ही नहीं करेगा। ठीक है। ओके सर, क्लियर। ओके। अब मान लो एक ये स्विंग है आपका, झूला है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और झूले पे कोई बच्चा जो है बैठा हुआ है और बैठ के वो झूला झूल रहा है। ठीक है, वो बैठा हुआ है, बैठ के झूला झूल रहा है। ठीक है। अब उसने क्या हुआ कि खड़ा हो गया झूले पे और फिर झूलने लगा, तो इसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा झूले के? ये स्विंग वाला झूला है, तो इसका टाइम पीरियड मान लो T2 है, तो T2 क्या होगा? T1 से ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, या सेम होगा? 32 ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्यों ज्यादा हो जाएगा? सर जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर हो जाएगा ना। सेंटर मास ऊपर हो गया तो लेंथ क्या हुई हमारी? सर लेंथ का कम हो जाएगी तो फिर कम, तो टाइम, टाइम पीरियड फिर तो सर टाइम पीरियड भी कम हो कम जाएगा, होगा ना, तो T1 ज्यादा होगा। T1 ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, कि बच्चा जब बैठा हुआ था तो आपके पूरे झूले का जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ कहीं होगा, बच्चे का मास और प्लस झूले का मास लोगे तो, लेकिन जब बच्चा खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास आपका, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, ऊपर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास थोड़ा, तो आपकी जो लेंथ होती है वो सेंटर ऑफ मास तक होती है जब आप पेंडुलम की लेंथ लेते हो, तो आपकी लेंथ यहाँ पे जो है कम हो जाएगी, तो यहाँ पे एल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी एल जो है ज़्यादा होगी L2 से, तो आपकी लेंथ जो डिक्रीज हो रही है, तो लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड भी हमारा डिक्रीज होगा, तो इस केस में T2 विल बी लेस। इज इट क्लियर? एक बार और बता दीजिए सर। भाई आपने जो टाइम पीरियड निकाला था, आपने निकाला था टाइम पीरियड में जो लेंथ ली थी, कहाँ से ली थी आपने? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ ली थी आपने। यस सर। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, मान लो ये एक्सिस है पूरा, और लेंथ कहाँ तक की लोगे जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा? अब इसमें मास किस चीज का होगा? बेसिकली झूले का मास होगा और बच्चे का मास होगा। सर ये उतना समझ आ गया था कि उसका थोड़ा ऊपर लेंगे और इसका नीचे, उसके आगे नहीं आए। हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो, एक मिनट, हाँ मुझे आवाज कम आ रही है आप लोगों की, अब बोलना जरा। हाँ सर, उतना आ गया था कि उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर लेंगे L2 का, हाँ सेंटर ऑफ मास अगर, सेकंड केस। ओके, अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर लोगे तो टी आपका क्या होता है? 2π√L/g होता है ना। यस सर। तो अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया तो लेंथ कम हो गई आपकी एक्सिस से, यस सर, तो टाइम पीरियड भी कम हो गया। तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। ठीक है। यस सर, क्लियर। ओके।
अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक पेंडुलम होता, और पेंडुलम में मान लो ये पेंडुलम खोखला है, अंदर से हॉलो है, और इसमें पानी भरा हुआ है या सैंड भरी हुई है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है। अब आपने इसमें एक होल बना दिया, और होल से वो सैंड धीरे धीरे गिर रही है, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा उस पर डिपेंड करेगा ना। सर बढ़ जाएगा। सर बॉब का सेंटर मास तो सेम ही रहेगा अपनी जगह पे, तो सेम ही आएगा ना। सैंड का, सैंड भी तो है साथ में, टोटल सेंटर मास दोगे ना आप तो। हाँ। सर बढ़ जाना चाहिए। और सोचो थोड़ा। बढ़ जाएगा या थोड़ा और सोचो उससे आगे? सर अब क्या होगा? सर अब क्या सोच। मैंने भाई जब सैंड पूरी खाली हो जाएगी, बढ़ क्यों जाएगा आपके हिसाब से? सर जैसे जैसे सर सैंड सेंटर गिर, मास नीचे तो से सर शिफ्ट हो पहले जाएगा जो ना। सेंटर ऑफ मास था वो बीच में था, और हाँ जैसे जैसे गिरेगी तो ऊपर वाली जगह खाली होती रहेगी, तो जो उसका करेक्ट। सेंटर ऑफ मास होगा वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू शुरू हो जाएगा। अब जो जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उनके बीच का जो सेपरेशन होगा, मतलब एक्सिस से और सेंटर ऑफ मास के बीच का, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक और है। जो पीरियड होता है वो उस पे मतलब लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके करेक्ट। हेल्पर। तो करेक्ट। फिर टाइम भी बढ़ जाएगा हमारा। हाँ लेकिन जब पूरा खाली हो जाएगा फिर सेंटर मास कहाँ चला जाएगा ये बताओ? फिर तो सर सेंटर ऑफ मास फिर से वो बीच में आ जाएगा। तो यानी सेंटर मास पहले नीचे गया, फिर क्या हुआ? फिर वो वापस ऊपर आ गया उसके सेंटर तक। पहले सेंटर मास नीचे गया फिर ऊपर आया। फिर वो वापस अपनी लोकेशन पर आ गया, जहाँ पर वो था वहां पर आ गया। हाँ तो लेंथ क्या हुई मेरी? फिर लेंथ पहले बढ़ी यानी, यस सर। फिर घटी, यस सर। तो टाइम पीरियड क्या होगा? पहले पहले बढ़। बड़ा तो था। बाकी लोग आइडिया आ रहा है कुछ? यस बता सर। दीजिए। भाई आपका सेंटर मास है ना, अभी देखो जब पानी भरा है और बॉब है पूरा, तो बॉब का सेंटर मास तो खैर बीच में ही होगा, और पानी जब पूरा भरा है तो उसका सेंटर मास भी बीच में ही आएगा, दोनों का सेंटर मास एक ही जगह पे आएगा, तो टोटल सेंटर मास यहीं पे आएगा बीच में। अब यस जब सर। ये अब जब ये खाली हुआ, मान लो इतना खाली हो गया, तो बॉब का सेंटर मास तो सेंटर पे ही होगा, पानी का सेंटर मास थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, तो रिजल्टेंट सेंटर मास यहाँ कहीं आएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। ठीक है। यस सर, ये क्लियर। ये जो सेंटर मास की पोजीशन आई, वो सेंटर से थोड़ा नीचे आई, है ना? ये जो पोजीशन आई सेंटर मास की, ये सेंटर से, बॉब के सेंटर से थोड़ा नीचे आई है ना। यस सर। ओके। अब जैसे जैसे पानी नीचे आता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा सेंटर मास आपका। यस सर। ओके, लेकिन फिर क्या होगा बाद में, जब पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर ये सेंटर मास ऊपर को खिसकेगा, और फाइनली क्या होगा, जब बॉब खाली हो जाएगा तो सेंटर मास कहाँ पे आएगा? वापस यहीं पे आ जाएगा। तो यानी सेंटर ऑफ मास पहले नीचे गया और फिर ऊपर आया होगा, फाइनली अपनी जगह पे पहुंच गया। समझ में आया? यस सर। ओके, तो यानी सेंटर ऑफ मास पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, यानी लेंथ पहले बढ़ी फिर लेंथ घटी, तो टाइम पीरियड भी आपका बढ़ेगा पहले फिर घटेगा। सर लेंथ पहले बढ़ कैसे गई? भाई लेंथ कहाँ तक लेते हो आप? सेंटर मास तक लेते हो ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन हाँ हाँ से। सर, ठीक है सर, क्लियर हो। आप लोग केवल स्प्रिंग की लेंथ सोच रहे हो बार बार, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं सोचनी है, हमें टोटल लेंथ सोचनी है सेंटर मास की। यस। ओके, तो दिस इज द थिंग। इसके अलावा इस पे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/G है, तो आपको पता है जी की वैल्यू आपकी जो चेंज होती है, आपने देखा हुआ ऑलरेडी।
अगर मैं डिफरेंट प्लेनेट पे रह जाऊं तो प्लेनेट पे जी कितना होता है, हाइट पे जी कितना होता है, डेप्थ में जी कितना होता है, तो वो सब आप निकाल लोगे। तो उसको मैं क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको जिसमें जी की वैल्यू चेंज हो रही हो, तो वो आप ऑलरेडी यस सर, वो तो कर चुके हो आप प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। अगर मान लो आपका जो पेंडुलम है उसको मैं लिक्विड में डुबा दूं किसी, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? लिक्विड में कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा लग जाएगा उस पर, अगर मान लो विस्कस फोर्स नहीं है? buoyancy। बायंसी। आईएनसी। विस्कस फोर्स नहीं है तो बुआयंसी फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा। तो मान लो एक लिक्विड है, इसमें मैंने डुबा दिया, सर विस्कस होता तो फिर वो भी। विस्कस होता तो फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता है एक तरह का, है ना? सर क्या? यस सर। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प हो जाएगा, धीरे धीरे मैंने खत्म यस हो सर। जाएगा। तो अभी मैंने इसको जो है पानी में डुबा दिया पेंडुलम को, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे कि पहले टाइम पीरियड था टी, और आपने इसको एक इसमें डुबाया जिसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो आपको बताना है कि नया टाइम पीरियड कितना होगा, टी डैश विल बी हाउ मच, ये आपको बताना है। कैन यू फाइंड आउट, कैसे निकालोगे इसको, तरीका बता दो पहले, क्या करोगे? सर जो नेट जी इफेक्टिव होगा हमारा कम हो जाएगा सर, अगर क्योंकि क्योंकि ऊपर की तरफ भी वो लगेगी फोर्स, और जो ग्रेविटी की फोर्स होगी वो उसको नीचे की तरफ, दोनों फोर्स आपस में अपोजिट होगी, जिसके कारण जो नेट फोर्स आएगा वो कम हो जाएगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन या फिर जो जी इफेक्टिव होगा वो भी कम हो जाएगा हमारा, जिसके कारण जो टाइम होगा हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी से। करेक्ट है, हम जी इफेक्टिव निकाल लेंगे, ये जी डैश है ना, ये जी डैश निकाल लेंगे, जी इफेक्टिव, जो कि एम जी माइनस बॉइंसी से आएगा आपका, और उसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो टी डैश आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ऐसा ट्राई करो सब लोग, पहले जी डैश निकालो, जी इफेक्टिव यहाँ पे कितना होगा, उससे देखो क्या आ रहा है आंसर। सर एक बार और समझा देना क्वेश्चन। इसमें सॉल्यूशन ये है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो क्वेश्चन तो क्लियर है ना? सर क्वेश्चन बता देगा। क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम था, वो हवा में ऑसिलेट कर रहा था, उसका टाइम पीरियड टी था, तो आपने उस पेंडुलम को एक पानी में डुबा दिया, तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड टी डैश हो गया। तो टी डैश कितना होगा ये आपको बताना है, और आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे कि जो पानी की डेंसिटी है या लिक्विड है जो भी, उसकी डेंसिटी जो है 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ दिस पेंडुलम है या बॉडी इसकी जो भी है स्टील की, उससे 1/8 है इसकी डेंसिटी। तो आपको बताना है टी डैश कितना होगा। ओके सर।
सर ये जी इफेक्टिव निकालने के लिए वी रो जी, वी इंटू में रो इंटू में जी माइनस में वो जो आपने दे रखा है रो बाय 8, हाँ तो तो वही करेंगे ना। करेगा जी इंटू ओ इंटू जी। तो इसको देखो एम की फॉर्म में लिया हो या तो इसको या कुछ ऐसे कुछ करो ताकि आपका इजीली आ जाए जी डैश, या एम को भी कन्वर्ट कर लो बी की फॉर्म में। सर लेंथ और रेडियस की टर्म में आ रहा है। नहीं लेंथ तो कट जाएगी ना, टी डैश आ गया मान लो, फिर टी निकाल लो, हमें टी की टर्म में आंसर निकालना है ना, टी हमारा ये होता है, दोनों को डिवाइड कर लो। सर ये माइनस कैसे होंगे सर? माइनस कैसे होंगे? सर मतलब वो रो जो दे रखा है बॉडी का है, वो हाँ तो लिक्विड का है। इसका ये दिया हुआ ना रिलेशन, आपको ये यूज करो ना, हाँ हाँ सर। कट कट जाएगा वो, देखो डी है क्या? यस करेक्ट, डी इज द आंसर। सर मैंने एक्सीलरेशन से करा है कैसे सर, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। कैसे? मतलब क्या किया आपने? अच्छा वो निकाला पूरा एसएचएम को निकाला इक्वेशन और फिर ओमेगा स्क्वायर ऐसे करके। यस यस सर, फिर ओमेगा को ए से कंपेयर कर दिया। ओके हाँ कर सकते सर हैं। जी इफेक्टिव आ रहा है। 7/8 जी आ रहा है। 7/8 जी आ रहा है, यस सर। तो बस इनको डिवाइड कर दो तो 8/7 आ जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो आंसर कौन सा आ रहा है फिर? डी है सर। डी आना चाहिए सर। डी। ओके तो डी इज द आंसर। ठीक है, सर आप किस तरह से बता रहे थे, मैंने सुना नहीं था, मैं अपना कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हम ना जी इफेक्टिव निकाल लेंगे। जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? हम इस पे देखेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है, उस पर नेट फोर्स जो लगेगा एम जी माइनस बुएंसी लगेगा, तो उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स को हम मान लेते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स हमारा एम जी डैश मान लेते हैं, ये फोर्स लगेगा उस पर। जब ऐसा केस होता है ना, जबकि आपका कोई एक और फोर्स लग रहा था, मान लो जी तो नीचे लग रहा है और एक सूडो फोर्स ऊपर ऐसा कुछ लग रहा है, या कोई और फोर्स लग रहा है बुएंसी फोर्स, तो हम जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं उस केसेस में, सर समझ गया कैसे करूँगा। है ना। तो जी इफेक्टिव निकाल लेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू सर को। मैंने एफ नेट करके ले लिया था, एम जी माइनस बाई एन सी। अच्छा हाँ, तो वो आपने किया होगा, तो वही लगभग है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सर इसका कोई और तरीका भी हो सकता है मतलब? और तरीका तो वही है, बेसिक तरीके से करो, बिल्कुल जो हम करते ही हैं, इन्होंने वो तरीका लगाया है। सर पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया होगा कि टॉर्क लिया होगा, फिर है ना उसको आई अल्फा किया होगा, तो नया टाइम पीरियड निकाला यहाँ से। सर मतलब डेराइव कर लिया ना पूरा एकदम स्टार्टिंग से। हाँ पूरा इनिशियल से ड्राइव कर लिया। ठीक है, यस सर। ओके। तो दीज आर ऑल अबाउट अवर दिस थिंग। हमारा जो पेंडुलम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अच्छा, अगर आपका पेंडुलम का मैं लेंथ बढ़ाऊं, डबल करूं, तो टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब तो आप कर लोगे। लेंथ ये सर बहुत सिंपल है। यस सर। 21% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ेगा टाइम पीरियड? 21% बढ़ाऊंगा तो लेंथ को। अगर मैं 21% बढ़ाऊंगा लेंथ को, टाइम पीरियड कितना परसेंट बढ़ेगा?
कुछ 14 पॉइंट कुछ परसेंट। कैसे? लेंथ को 21% बढ़ा रहे हैं। फोर्टीन % कैसे आएगा? सर 11%। 11 आएगा। सर वो कैलकुलेशन थोड़ा अंडर रूट में गलत कर लिया था। ओके, 11% आएगा, वो सही है ना? तो यहाँ पे टी डैश आपका हो जाएगा, एल को 21% बढ़ाने का मतलब एल आपका हो जाएगा 1.21 एल मान लो, नया एल डैश। टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई रूट 1.21 एल बाई जी, विच इज 1.1 2 पाई रूट एल बाई जी, यानी कि 1.1 टी। तो टाइम पीरियड आपका 1.1 टी हो जाएगा, यानी कि 10%। कितना परसेंट बढ़ा ये? 11%। 11%। 10% है मेरे ख्याल से। 11 कैसे हुआ? 1.10 हुआ है ना ये? 11 अच्छा ये सर। भाई इसको ये लिख सकते हो ना, टी प्लस 0.1 टी। अच्छा सर इनिशियल से बताना था कितना भरा है, वो 10% ही होगा। 11 से तो वो तो होगा ही बिल्कुल। अगर आप फाइनल से निकालोगे तो और कम आएगा फिर तो, 10 से भी। फाइनल से तो और कम आ जाएगा, है ना? यहाँ पे डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 10% आएगा। ये आपको ध्यान होगा, काइनेटिक एनर्जी तो किया था आप लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी जब यस सर। 10% मैंने यस सर हो गया। 10% बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी 21% बढ़ती है। तो वहां पे भी करा था हमने ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें, या फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक पेंडुलम की लेंथ सर इस बार तो आपका नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन जेई मेंस में आ गया था। कई सारे आ जाते हैं, वही आ गया था। कई सारे आते हैं। सर ये लास्ट वाला फिर बता देना, हो नहीं। इतना समझ में आ गया यहाँ तक? सर ये हो गया इससे पिछले वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला? यस सर, यस सर। इसमें हमने जी इफेक्टिव निकालना था ना, जी डैश। यस सर। मैंने निकाला, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, बी ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ। ठीक है, यस सर। तो जितना जो फोर्स होगा उसको मैं एम जी डैश मान लेता हूँ। यस सर। तो एम जी डैश कितना हो जाएगा, एम जी माइनस बॉयंसी। यस सर। तो बॉयंसी को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। यस सर। और है ना, ये तो बॉयंसी होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी इनटू जी। यस सर। और मास ऑफ द एम जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मास को लिख सकता हूँ यस सर। इनटू जी, है ना? तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी पूरी मेरी। यस सर। अब इसमें आप जो है वी काट लो, तीनों जी काट लो, सॉरी जी नहीं कटेगा, जी डैश निकालना है ना आपको, जी तो कटेगा नहीं, जी यहाँ पे डिफरेंट है। यस सर। जी बचेगा आपका, तो आपका ये आया ये चीज। अब आपने आपको क्या दिया हुआ है, रो ऑफ द लिक्विड जो है 1/8 ऑफ द रो ऑफ द बॉडी है। यस सर। तो रो बाय 8 पुट कर लो तो सारे रो कट जाएंगे। वी तो कट ही गया था आपका। यस सर। ऐसे क्या बन जाएगा आपका, रो जी डैश इक्वल टू रो इंटू जी माइनस रो बाय 8 इंटू जी, ये बनेगा। यस सर रो भी तो कट ही गया। अब रो कट गया तो जी डैश हमारा आ गया जी माइनस जी बाई 8, यानी कि 7g/8 आ गया जी डैश। ठीक है, यस सर। तो बस अब जी डैश को यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे जी डैश की वैल्यू तो 7/8 पुट करोगे तो ये टी डैश है। और टी में क्या आ रहा था, 2 पाई रूट एल बाई जी आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है 7/8 जी। तो इनको दोनों को डिवाइड कर दो, ये 8/7 हो जाएगा, उल्टा ऊपर चला जाएगा 8। ओके सर। तो फिर डिवाइड कर लो, जी जी कट जाएंगे, एल भी कट जाएंगे, 2 पाई कट जाएगा, तो आपका रेशो ये रिलेशन आ जाएगा। यस सर इसको डिवाइड क्यों करना है सर? एल काटना है ना, मैं एल वगैरह नहीं काटने हैं। सर वो वैसे भी आ जाएगा सर। कंपेयर कर लो या तो
यस सर, डायरेक्ट 2 पाई L/G √L/G कॉमन ले लेंगे सर, हाँ 8/7 ही उसको बच जाएगा फिर अपने उसको टी पास। पुट कर दोगे। हाँ वो भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है यार, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो पेंडुलम है, उनकी लेंथ मान लो एक ही कुछ लेंथ देगा 4 मीटर, एक ही 5 मीटर, दोनों ऑसिलेशन कर रहे हैं, कितने ऑसिलेशन के बाद ये दोबारा सेम जगह पे आएंगे, तो टाइम पीरियड दोनों का निकाल लो भाई। टाइम पीरियड मान लो एक का कुछ आ गया, मान लो उसका टाइम पीरियड आ गया 3 सेकंड, और इसका टाइम पीरियड आ गया सपोज मान लो आ गया 3.5 सेकंड, तो ये सेम जगह पे मान लो इन्होंने शुरू से स्टार्ट किया, तो ये दोबारा कब मिलेंगे? पहली बार अगर इन्होंने t = 0 पे स्टार्ट किया है दोनों ने, तो दोबारा सेम जगह पे कब आएंगे ये? इनका एक्स सेम हो जाएगा फिर, इनका क्या सेम हो जाएगा? एक्स एक्स साइन सेम। पे। हाँ एक्स तो ठीक है, अगर आप इक्वेशन वगैरह बनाओगे तो वहां से निकाल सकते हो, लेकिन बिना इक्वेशन के अगर मैं सोचूं इसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। यस सर, वही सोच रहे हैं। बताओ कब मिलेंगे दोबारा? अपनी सेम जगह पे सेम वो करते हुए, क्या नाम बोलते हैं, ऑसिलेशन भी सेम हो रहा हो बिल्कुल। हाँ नहीं सर, नहीं मालूम भैया? t = 0 पे मिलेंगे, फिर दोबारा कब मिलेंगे? 3 और 3.5 का एलसीएम क्या होता है? ये वाला जो पेंडुलम है ये 3 t = 3 कब 3 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 9 पे आएगा, फिर 12 पे आएगा, ऐसे करके आएगा ये। और ये वाला कब आएगा मीन पे? 7 पे आएगा दोबारा, फिर 10.5 पे आएगा, फिर कब आएगा ये? 14 पे आएगा। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं, ये दोनों दोबारा कब मिल सकते हैं? यहाँ तो मैंने क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया 3 और 3.5। अगर मान लो ये सिंपल ले लेते हैं, इसको भी अगर लेंगे तो ये भी आ ही जाएगा, लेकिन मान लो मैं सिंपल ले लेता हूँ पहले 4 और 5, जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है 4 और 5। इसको अगर देखें तो ये कब आएगा? फिर 8 पे आएगा, ये 12 पे आएगा, 16 पे आएगा, और फिर 20 पे आएगा। सर 20 पे हो गया ना। तो 20 पे दोबारा सेम हो जाएंगे ये, तो 20 तक पर ऑसिलेशंस तो सर इसके ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे 20 तक? 3 4 हो गया ना सर। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और इसके कितने हो जाएंगे? 5। इसके 5 हो जाएंगे। जो इसके 4 होंगे, इसके 5 हो जाएंगे, दोनों फिर सेम फेज में आ जाएंगे। इसको बोल सकते हैं सेम फेज में, है ना? फेज मतलब कि वो बिल्कुल सेम जगह पे होंगे और सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, क्योंकि मिल तो ये और जगह भी जाएंगे। जब ऐसे चल रहे होंगे तो हो सकता है यहाँ पे भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है पेंडुलम यहाँ आ रहा हो और दूसरा वाला पेंडुलम इधर को जा रहा हो, तो सेम फेज में नहीं होंगे ये। लेकिन सेम फेज में जब ये आएंगे, दोनों सेम जगह पे सेम फेज में होंगे, तो उसका मतलब दोनों सेम जगह जा रहे होंगे, तो पॉसिबल हो सर सकता है। ऑसिलेशंस तो अलग हो सकती है ना, वो तो होंगी ही होंगी। हाँ न, ऑसिलेशन अलग हो सकती हैं। तो 20 सेकंड में ये दोनों जो है आपस में वो करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा था कंपटीशन में कि कितने ऑसिलेशन के बाद बड़ा पेंडुलम जो है उसके कितने ऑसिलेशन के बाद ये सेम फेज में आएंगे। तो क्या आंसर लिखेंगे? 4। बड़ा पेंडुलम का टाइम पीरियड 5। बताओ, 4 या 5? सर मास जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना सर कम होगा। जिसमें ऑसिलेशन ज्यादा होंगी वो बड़ा होगा ना। बड़ा पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा या कम? सर कम होगा। भाई बड़ा पेंडुलम मतलब लेंथ ज्यादा होगी, तो लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा सर होगा। बड़ा मास के सेंस में बोल रहे हैं या फिर लेंथ के मास से सेंस तो में फर्क बोल पड़ेगा रहे ही हैं? नहीं ना, मास से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो लेंथ से पड़ेगा ना। टाइम पीरियड ज्यादा आएगा। बड़ा पेंडुलम मतलब लेंथ बड़ी होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा आएगा उसका। तो इसमें बड़ा पेंडुलम कौन से वाला है, 5-10 वाला या 4-8 वाला? 5-10 वाला। ये वाला बड़ा पेंडुलम है, तो बड़े पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो इसने कितने ऑसिलेशन किए हैं? सर अगर लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम टाइम पीरियड तो कम होगा ना। क्यों? सर हाँ ज्यादा ही ज्यादा ही होगा। तो होगा, एक तो फॉर्मूला है हमारा। सर क्या बताया सर आपने, इसमें बड़ा कौन सा होगा? जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा।
भाई लेंथ ज्यादा होगी ना, बड़े वाले की लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज्यादा ही होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे टाइम पीरियड किसका ज्यादा है? 5, इसका टाइम पीरियड 5 सेकंड है, इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, इस वाले का टाइम पीरियड 4 सेकंड है, और इस वाले का टाइम पीरियड 5 सेकंड है। तो इसमें से लेंथ ज्यादा सर किसकी ये होगी? इस वाले। सर उल्टा तो नहीं लिख दिया सर आपने? टाइम पीरियड बोल रहा हूँ मैं, टाइम पीरियड, हाँ नंबर ऑफ हाँ ठीक है। ऑसिलेशन, यस सर, हाँ टाइम ठीक है पीरियड। सर। तो सर तो उसकी उसके होगी टाइम पीरियड इतना 5 है, तो है। उसके है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसके 4 हुए। तो ये वाला बड़ा हुआ हमारा पेंडुलम, तो बड़े पेंडुलम के कितने ऑसिलेशन के बाद ये लोग दोबारा मिल रहे हैं? 4। 4। 4 ऑसिलेशन के बाद। oscillation. इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है। यस सर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही सेम है आपका, फॉर्मूला वही है 2π√L/g। और ये टाइम पीरियड हमारा जी पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करता है। और जो हम एल लेते हैं, एल हमारा सेंटर ऑफ मास तक होता है। तो अगर आपके इतने कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप फिर पेंडुलम के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और जी, हमें जी इफेक्टिव लेना पड़ता है कई बार, ये भी एक कंसेप्ट है, तो वो हम अगर होगा तो कर लेंगे। ठीक है। चलो अब आते हैं स्प्रिंग वाले केस में। फटाफट से स्प्रिंग वाले केस देख लेते हैं। स्प्रिंग में क्या करना होता है? टाइम पीरियड तो हम निकाल चुके हैं स्प्रिंग का कल। 2π√M/k आया था टाइम पीरियड। यस सर। ओके। अब मान लो मैंने 2 स्प्रिंग, वर्टिकल केस ही लेते हैं, वर्टिकल में फिर आपको mg लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल केस ही ले लेते हैं ताकि आप इजीली समझ जाओ। हालांकि आपका आंसर तो सेम ही आएगा दोनों केस में। सर क्वेश्चन है ये? डेरिवेशन मान लो। सर वर्टिकली रहने दो। वर्टिकल में फिर आपको, आप वही बोलोगे कि इसकी मीन यहाँ पे होगी, फिर आप कंफ्यूज होगे, और आंसर हालांकि सेम ही आना, उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। देखो ये जो स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग है, और इन दोनों को हमने अटैच किया है ऐसे। ठीक है। ये इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे अगर होगा तो, या फिर इसको ऐसे होगा तो हम सीरीज बोलेंगे। और अगर ऐसे में होगा तो हम इसको बोलेंगे पैरेलल। हम बोलेंगे हमारे जो स्प्रिंग है वो कैसे हैं? पैरेलल में लगे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान लो टाइम पीरियड निकालना है, तो आपको 2π√M/k लिखते हो यहाँ पे। तो M/k कितना लिखेंगे, यानी k इफेक्टिव कितना होगा? दोनों स्प्रिंग का जोड़ के k इफेक्टिव कितना होगा? जैसे आपने आपने 9th क्लास में किया होगा ना रेसिस्टेंस, सॉरी 10th क्लास में, सीरीज रेसिस्टेंस एंड पैरेलल रेसिस्टेंस वाला। ये आपने कैपिलरी ट्यूब में किया था या उसमें किया था? तो उसमें, सॉरी, पॉइजनस इक्वेशन जब हमने यूज की थी वहाँ पे, तो कैपिलरी ट्यूब आपने ली थी वहाँ पे। तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। सर इस जगह पर K1 K2 क्या है? K1 K2 यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग जो होता है आपका, F = KX नहीं होता? सर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, नहीं इसीलिए पूछा। अच्छा, स्प्रिंग के केस में तो यही होता, यही होगा ना, और कौन सा के हो सकता है स्प्रिंग के केस में? यही होगा सर। आपको कौन सा लगा? मतलब मैं तो अभी, मेरे को के ध्यान नहीं आ रहा। बल्क मॉडल्स वगैरह में के होता है, और तो यस सर, वो यही वाला होगा। तो यहाँ पे के हमारा ये वाला होगा। तो के हमारा जो स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट है यहाँ पे, या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसे। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली के इफेक्टिव निकालना है ना, कि जब आप सीरीज में लगाओगे स्प्रिंग या पैरेलल में लगाओगे तो के इफेक्टिव कितना होगा, वो हमें निकालना है। अब इफेक्टिव निकालने का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जब आपने सीरीज रेसिस्टेंस निकाले होंगे या पैरेलल रेसिस्टेंस निकाले होंगे, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि मैं अगर दोनों स्प्रिंग को रिप्लेस कर दूं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, तो सेम फोर्स लगा के सेम एक्सटेंशन होना चाहिए। ये कंसेप्ट होता है। यस सर। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो मेरा सेम फोर्स पे सेम होना चाहिए, वो मेरा इक्विवेलेंट होता है। तो पहले हम देखते हैं इस वाले केस में, इस वाले केस में मैं अगर इसको रिप्लेस करता हूं तो मेरा क्या होता है। तो देखो, पैरेलल को पहले करते हैं, पैरेलल सर कॉम्बिनेशन। 1 मिनट अभी नोट करना है। 1 मिनट अभी करता हूँ पीछे।
कर लिया सर। कर लिया, ओके। ये हमारे सीरीज थे, ये पैरेलल था, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों स्प्रिंगों को उठा के एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें के इक्विवेलेंट बताना है कितना होगा, ऐसा केस मान लो, है ना। तो देखो यार, जब ये नीचे खींच, मान लो यहाँ ग्रेविटी वगैरह में नहीं ले रहा, ग्रेविटी का इफेक्ट तो आप नेगलेक्ट कर लो। मान लो यहाँ पे केवल इसको मैं खींच के छोड़ दूँ, ये चलो ग्रेविटी ले लेते हैं। मान लो अगर मान लो इस स्प्रिंगों को मैं खींचूं और फिर छोड़ दूं, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा स्प्रिंग। अगर मान लो इसको मैं एक्स नीचे खींचूं और छोड़ दूं, तो फोर्स कितना लगेगा, के एक्स लगेगा, ये के वन एक्स और ये के टू एक्स लगेगा, ठीक है। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा के वन एक्स प्लस के टू एक्स, ठीक है। स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, और अगर मैं इसे नीचे सेम एक्स अमाउंट से सेम खींचूं तो सेम फोर्स आना चाहिए। तो यहाँ फोर्स कितना आएगा, के इक्वलेंट इंटू एक्स, यहाँ पे फोर्स ये आएगा। अगर मैं सेम अमाउंट से नीचे खींचूं एक्स अमाउंट से, तो एज पर डेफिनेशन ये आना चाहिए। अब मैं दोनों को इक्वेट करूं, अगर दोनों में F बराबर है, तो यू विल गेट के वन एक्स plus k2x equal to k equivalent into x. From here you will get k1 plus k2 equal to k equivalent. तो हमारा जो k equivalent यहाँ पे आता है वो k1 plus k2 आता है, k1 plus k2 for the parallel combination, ये आता है हमारा। तो हमें याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए के इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो सीरीज में मैं ऐसे बना लेता हूँ ताकि मेरे को ग्रेविटी वगैरह का प्रॉब्लम ना आए। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल स्प्रिंग से, इसका के जो है इतना है, ठीक है। अब मैं इस स्प्रिंग को खींचता हूँ, इस स्प्रिंग को इधर को खींचता हूँ एक्स डिस्टेंस से। तो इसको जब मैं एक्स से खींचूंगा तो आपकी जो स्प्रिंग है इसमें भी खिंचा हुआ आएगा और इस वाले में भी खिंचा हुआ आएगा, ये भी खींचेगा थोड़ा, ये भी खींचेगा। तो मान लो ये x1 खींचा और ये x2 खींचा, ये x1 लंबा हुआ, ये x2 लंबा हुआ, तो दोनों का जो एक्सटेंशन होगा वो x के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अच्छा ओके। दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये जो स्प्रिंग होंगे इनमें फोर्स आपस में बराबर होंगे। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे k1 x लगाएगा ये इधर को, k1 x1, और ये लगाएगा k2 x2। तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे एट इक्विलिब्रियम, या फिर मासलेस स्प्रिंग मानेंगे तो ये अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं है ना। कौन इक्विलिब्रियम नहीं है? अभी के केस में इक्विलिब्रियम नहीं है ना। चलो ये मान लो कि इक्विलिब्रियम अगर नहीं है तो हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मास 0 है, आपने मासलेस स्प्रिंग माना है। तो अगर मासलेस स्प्रिंग है तो यू कैन राइट k1 x1 सर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं माना हमने? मानो कह रहे कि मूव कर रहा है, मान लो तो मूव कर रहा है तो आगे पीछे ऑसिलेट करेगा, तो आप बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, k1 x1 एक फोर्स माइनस दूसरा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास लोगे? जो यहाँ इसका मास होगा, इस पॉइंट का मास, इस पॉइंट का मास कितना है? 0। आपने स्प्रिंग को मासलेस माना है, तो आपका जो ये पॉइंट है इसका मास, ये जो पोर्शन है स्प्रिंग का, इसका मास 0 होगा। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, k1 x1 इक्वल टू k2 x2।
सर इक्विलिब्रियम पे भी तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। अगर इक्विलिब्रियम होता, मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम नहीं भी होगा तब भी बराबर होंगे। पर वो तो तभी होंगे ना सर जब मास लेस मान। हाँ, तो हम मासलेस ही मानते हैं स्प्रिंग। जो आपका सर क्वेश्चन देखोगे ना, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखा होगा मासलेस स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द दिस थिंग। आप मासलेस के ही क्वेश्चन कर पाते हो, आपके मास वाले होते ही नहीं स्प्रिंग। सर अगर मास वाला हुआ और इक्विलिब्रियम में हुआ तब भी फिर तो इक्वल ही अलग से, होंगे। फिर तो ड्राइव करना, फिर वो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, आपका नहीं बनेगा फिर वो। सर वो इक्विलिब्रियम में इक्वल नहीं होंगे फिर। अगर मास हुआ और हाँ इक्विलिब्रियम में इक्वल होगा, अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो तब इक्वल होगा। लेकिन ये तो ऑसिलेट कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, तो हमेशा इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहेगा ना ये। सर वो मैं तब पूछ रहा था अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो। अगर गिवन हो तो बोल सकते हैं आप, ठीक है। यस सर। हाँ जी, कोई और पूछ रहा था डाउट? क्या डाउट पूछ रहे थे आप लोग? सर x1 को क्या कहते हैं mg/k1 लिख सकते थे ना, ऐसे ही कर लेते। x2 को mg/k2। x2 mg/k2, हाँ वहाँ भी वो भी कर सकते हो अगर वर्टिकल वाला केस है तो। सर हमें तो वर्टिकल वाला ही दे रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल वाला करा रहे हो। वर्टिकल वाला क्या कर रखा है आपको, दे रखा है? नहीं वर्टिकल वाला ही है ना, आप तो हॉरिजॉन्टल बता रहे थे, ऐसे इजी हो समझने में। हाँ हाँ, वर्टिकल वाला करोगे तब भी आ जाएगा, उससे भी आपको फिर यहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा, k1 x1 इक्वल टू k2 x2 इक्वल टू mg। सब ऐसे पूछा कौन सा जाता है? वो ऐसा नहीं बोलते, आपको यूजुअली बोलते हैं कि आप बताओ कि सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, तो आप कोई भी ले सकते हो। यूजुअली हम ये इससे सॉल्व करते हैं। सर इजी भी वही लग रहा है। इजी भी वही है, नहीं तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे फिर k2 x1 दिस इज इक्वल टू mg, ऐसा कुछ करोगे आप, ऐसा कुछ लिखोगे, या फिर mg माइनस जो भी होगा आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे फिर, है ना। मैंने ये इक्वल होगा, इसको इक्वल टू mg नहीं कर सकता मैं, इक्वल टू mg तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्सेलेरेट कर रहा है आपका तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो mg से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। एक्चुअली यहाँ पे लिख सकते हो k2 x2 माइनस mg इक्वल टू ma, ये इक्वेशन बनेगी। सर इसमें k इफेक्टिव कितना है जितना आपने डिराइव करा है? k इफेक्टिव k इक्विवेलेंट कितना है? वो तो अभी निकालेंगे, भी निकाला कहाँ है, वो तो मैंने स्टार्ट किया डेरिवेशन। फाइनल आंसर जो आएगा 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस k2 आएगा। सर ये आ रहा है उससे, मैंने करा है अभी। नहीं आ तो रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि इक्वल टू mg के कर लें हम इसे, लेकिन इक्वल टू mg है नहीं। सर x1 को ले लेंगे mg/k1, x2 को mg/k2। आपने इसलिए तो लिया है, आपने इसको इक्वल मान लिया ना, तभी तो आपका x1 इक्वल टू mg/k1 आ रहा सर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है ही तो मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन थ्रू आउट द मोशन नहीं है ना, जब आपका ये स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट कंडीशन में थोड़ी इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, फिर तो ये आपका mg मूव ही नहीं करेगा कभी भी। अगर mg इक्वल टू k1 x1 हो जाएगा तो मूव ही नहीं करेगा, मूव कैसे करेगा फिर ये, एक्सेलेरेट कैसे करेगा? तो थ्रू आउट द मोशन इक्विलिब्रियम नहीं है ना यहाँ पे, केवल इक्विलिब्रियम तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा जब वो जो है अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, अदरवाइज तो एक्सेलेरेट करता रहेगा पूरा। एक्सेलेरेट करेगा तो आपका फोर्स बराबर नहीं होगा यहाँ पे, समझ रहे हो। इसलिए आपने जब यहाँ पे बोला ना सर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो मैंने इसलिए बोला कि हाँ इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम तो एक ही पॉइंट पे होगा केवल, तो अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या करोगे? आर यू गेटिंग? यस सर समझ आ रहा है। ओके, तो आप जो कर रहे हो ठीक है, मैंने वो ठीक मतलब कि उससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली सही नहीं है, उसमें वो पर्टिकुलर आप एक केस ले रहे हो, पर्टिकुलर स्पेशल केस, ठीक है। ये सर मैं पूरे मोशन को इक्विलिब्रियम मान के कर रहा था। हाँ पूरे में तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना, तो वो आप वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। यस चलिए तो इसको करते हैं सर ये जो आईआईटी एडवांस का पेपर होता है उसको सर मल्टीपल चॉइस होता है, वो नहीं होता ना? उसमें सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, मैच द कॉलम टाइप भी होता है, सब होता है उसमें, सिंगल चॉइस भी होता है। सर उसको करते हैं मतलब जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं वैसे ही करना होता है? हाँ करना तो वैसे ही होता है, बस उसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बस ये होता है। सर वो नहीं मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम में वो शीट मिलती है उसको करके ही देना होता है वैसे, क्योंकि उसमें ओएमआर तो कर ही नहीं सकते मल्टीपल चॉइस। ओएमआर ही होती है ना, मल्टीपल चॉइस की ओएमआर होती है। मैच द कॉलम में भी आपको ओएमआर में ऑप्शन होते हैं कि आपके, मैंने ऐसे बबल बनाए थे वहाँ पे, ऐसे बबल भर देते हैं कि पी के साथ कौन सा आएगा, क्यू के साथ कौन सा, आर एस ए बी सी डी, तो आपको फिर भरना पड़ता है ऐसे कि पी का जो है बी है, क्यू का जो है ए है, आर का जो है सी है, इसका ये है, ऐसे। सर कोई मतलब ऐसे लंबा सॉल्व करने वाला हो? हाँ
लंबा सब कुछ होता है, सब्जेक्टिव नहीं आते उसमें, सब्जेक्टिव आते हैं उसमें न्यूमेरिकल आंसर देना पड़ता है। सर रफ वर्क के लिए कितना जगह मिलता है? और रफ वर्क के लिए आजकल तो ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो रफ शीट दे देते हैं आपको जितना नहीं सर, ऐसे नीट के एग्जाम में। नीट में सर। एग्जाम में भी आजकल मेरे ख्याल से दे देते हैं आपको शीट जितनी मांगते हो। मतलब मांग सकते हैं हाँ एक्स्ट्रा? डिपेंड करता है, अभी इंस्ट्रक्शन क्या आती है इस बार की, देखो मेरे को लगता है इस बार भी अलाउ कर देंगे शीटों को। सर मैंने तो सुना सर उसी पे करना होता है, लास्ट में 1-2 पेज खाली होते हैं। हाँ, 1-2 पेज खाली होते हैं यूजुअली ऐसा रफ के लिए। ऐसे ही करते हैं, लेकिन सेंटर टू सेंटर वेरी भी कर जाता है, कई बार दे देते हैं सीट, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करना चाहिए कि उतने पेज में आप कर लें, लेकिन पेज काफी मिलता है और बहुत स्पेस होता है, और वैसे ही बायो वाला खाली रहता है आपका स्पेस, बॉटनी वाला वो यूज कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के सर लिए। बार-बार पीछे जाना पड़ेगा ना करने के लिए। हाँ वो प्रॉब्लम तो आई, लेकिन अब तो शीट वीट का ये प्रोविजन निकालने की सीट वीट दे देंगे, एनटीए वाले बोल रहे हैं हम शीट वीट दे देंगे, देखो क्या बोलते हैं इस पर। सर वो तो पेन भी दे देते हैं। वो तो सब कुछ देते हैं, अब तो नीट में वैसे भी अलाउड नहीं है ना आपको बाहर से ले जाना कुछ भी। यस सर। ओके तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले फटाफट। तो ये हमारा जो है ये आया k1 x1 इक्वल टू k2 x2 आया, ठीक है, और ये x1 प्लस x2 इक्वल टू x आया। अब हमें कंपेयर करना है इससे, यहाँ पे हमारा जो फोर्स आ रहा था वो आ रहा था हमारा k इक्वलेंट इंटू x, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा, यहाँ पे हमारा जो फोर्स हमें पता नहीं भी क्या आएगा, हमारा जो है यहाँ पे फोर्स है, एक्चुअली हम ये लिख सकते हैं फोर्स को k1 x1 k2 x2 ये लिख सकते हैं फोर्स को इस केस में, क्योंकि फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो हर पॉइंट पे बराबर होगा, क्योंकि पूरा मासलेस है तो हर पॉइंट पे आपका फोर्स बराबर होगा, तो वी कैन राइट F इक्वल टू k1 x1 इक्वल टू k2 x2, यहाँ पे ये लिख सकते हैं और यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इतना क्लियर? यस सर। ओके अब जो है मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करता हूँ। सर ये क्यों होगा बराबर? अभी जो हमने किया ना, जैसे मैंने लिखा ना k1 x1 माइनस k2 x2 इक्वल टू m इंटू a m को मैंने 0 ले लिया यहाँ पे, तो किसी भी पॉइंट पे आप अगर दो तरफ को फोर्स लोगे तो बराबर आएंगे। यस सर ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है इसका यूज करते हैं, जो हमने ये ड्राइव किया है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू x होगा, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे x को लिख सकता हूँ मैं f बाय k इक्विवेलेंट, मैंने इसको यूज किया, x की जगह मैंने f बाय k इक्विवेलेंट रखा, x1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं f बाय k1, और x2 की जगह लिख सकता हूँ f बाय k2। तो आपका जो ये बनेगा f से f कट जाएंगे सारे, तो इससे क्या आ जाएगा 1 बाय k इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। कुछ ध्यान आ रहा है ऐसा डायरेक्शन वो रिलेशन? रजिस्टर पैरेलल में आता था, यहाँ पे सीरीज में आता है। रेजिस्टेंस में करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, रेजिस्टेंस में ये चीज पैरेलल में आती है, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज में आ रहा है, ठीक है। और सर वहाँ का सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे पैरेलल में आ रहा है सर, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, अभी आपके आगे भी आएंगे, अभी 12th क्लास में दो तीन और फॉर्मूले आएंगे सीरीज पैरेलल के, कैपेसिटर में और इंडक्टर में, तो वहां भी उल्टा या सीधा होगा, या तो उसकी तरह होगा या रेजिस्टेंस की तरह होगा या नहीं होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें k इक्वलेंट इज 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 आया, तो ये आपका पूछ सकते हैं कि आप प्रूव करो कि इसमें सीरीज पैरेलल में ये होता है। तो इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। यस ओके तो ये जो है सर हाँ जी, सर इसमें ये जो फोर्स है इसे k1 x1 प्लस k2 x2 नहीं होगा, प्लस नहीं होगा? नहीं प्लस एक पॉइंट पे फोर्स लिखोगे ना किसी भी पॉइंट पे, तो मान लो मैं किसी पॉइंट पे फोर्स यहाँ पे फोर्स लूँ, तो यहाँ पे फोर्स किसके कारण आएगा? स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखा है, यस सर। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा इस पे? k1 x1 लगाएगा, उसके बगल में कुछ नहीं है ना स्ट्रेच हो। तो सर ये एक पॉइंट पे देखेंगे। हाँ एक पॉइंट पे फोर्स देखेंगे। ओके। चलिए तो हमारा जो टाइम पीरियड आता है वो, तो ये मैं चेंज कर दूं पेज? यस सर। ओके तो इसमें जो टाइम पीरियड आता है वो 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, m बाय k इक्विवेलेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो g पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका टाइम पीरियड सेम होगा, चाहे आप इसे डेप्थ में ले जाओ, हाइट में ले जाओ,
चांद पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसका टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, ये जी पे डिपेंड नहीं करेगा। सर लेंथ पे भी तो नहीं कर रहा। लेंथ पे भी नहीं कर रहा, ऑब्वियसली नहीं कर रहा लेंथ पे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं सीरीज पैरेलल के और स्प्रिंग के। इनफैक्ट आपने वर्क एनर्जी पावर में कुछ क्वेश्चन किए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, अगर ये ऐसा होता, ऐसा मान लो, चलो तो अब के इक्विवेलेंट कितना आता? K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 कैसे? पैरेलल है ना सर ये पैरेलल के, इसमें जब आप डेरिवेशन करोगे, मान लो इसको मैं डिस्प्लेस करूँ स्लाइटली, तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा इधर को? K2x। और ये कितना लगाएगा दूसरे वाला? ये K1x इधर को, ये भी इधर को लगाएगा, ये खींच जाएगा स्प्रिंग ये वाला, तो इधर को फोर्स लगाएगा। और ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, ये भी इधर को लगाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। यस सर। तो K1x और K2x फोर्स लगा रहे हैं। जब इसको x डिस्प्लेस किया, तो आप देखो यहाँ पे। सर एक बार फिर से बता देना, कनेक्शंस लगे थे। मैं कह रहा हूँ, अगर हम इस ब्लॉक को x इधर को डिस्टेंस को शिफ्ट करें, तो ये वाला स्प्रिंग x कंप्रेस हो जाएगा। सर कितना फोर्स लगाएगा? K2x लगाएगा इधर को, सर है ना। और ये वाला स्प्रिंग जो होगा वो x खींच जाएगा, तो ये कितना फोर्स लगाएगा? K1x किधर को? ये भी इधर को लगाएगा। सर खींचा किस तरह से हमने, मतलब इस फोर्स साइड किधर से लगा? इस साइड को खींचा ना, इसको यहाँ ले गए। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो फोर्स हमारा K1x और K2x लगा, तो नेट फोर्स हमारा K1 प्लस K2x लगा। तो ये कौन सा केस बना है? ये देखो, पहले वाले में ऐसे ही हुआ था ना, जब आपने x खींचा था इतना फोर्स लगा था आपका। K1x प्लस K2x। K2x लगा था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। ये जो केस है, ये कौन सा केस है? ये पैरेलल का केस बन गया। तो यहाँ पे जो K इक्विवेलेंट आएगा वो K1 प्लस K2 आएगा, चाहे ये वाला केस हो और चाहे ऐसे वाला केस हो। ओके, यस सर। यस सर। ओके, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। फिर आपका केवल बचेगा लास्ट टॉपिक, तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाला केस है। सर इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा इस चैप्टर में। एक ही टॉपिक बचेगा, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो उसमें समय लगेगा? नहीं, वो तो आधी पौने क्लास का, एक क्लास मैक्सिमम। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं है उसमें। K1 K2 ये स्प्रिंग है ऐसे लगे हुए हैं, आपको बताना इसमें K इक्विवेलेंट कितना होगा। ये कह रहा है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम इज, यानी K इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो नीचे वाली स्प्रिंग K2 है। हाँ, नीचे वाली K2 है, ऊपर वाली दोनों K1 है। ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन तो हैं, बड़े बड़े ऑप्शन है, आप ऐसे ही बता दो आंसर क्या रहा है। यस सर एक ऑप्शन तो दे दीजिए, पता चल जाएगा ना किस में निकालना है। अरे K1 K2 की फॉर्म में तो निकालोगे, कैसे निकालोगे?
ऐसे हैं ऑप्शन। सर 2k1 डिवाइड बाय 1 प्लस k2। अच्छा लो बताओ, मैं चारों लिख रहा हूँ ऑप्शन। ऐसे करके देखें। सर जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें k1 नहीं सर, वो दूसरा k2 होना चाहिए सर। K2, इसमें इन्होंने K1 लिख दिया, हाँ तो K2 होगा एक। सर ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला रहा, लेट मी चेक। 1/1 K2 K1, ठीक है, ये दे रखा है आंसर में। दिस इज द आंसर, ठीक है, तो यही आ जाएगा। सर पैरेलल वाला लग जाएगा ना इसमें तो डायरेक्ट। करेक्ट, दो पैरेलल में हो जाएंगे, इन दोनों का जो नेट आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। कर रहे हैं 1 मिनट से। यस सर, हो गया। हो गया, कर लो भाई सब लोग फटाफट से। हो गया सर। नन, ओके। और उसको इनवर्स लिखें या फिर एलसीएम वो लिख दें, बात वही है। यूनिफॉर्म में जो आपको ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, ये दिया होगा तो ये लिखेंगे, है ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, स्प्रिंग से अटैच है और ये एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल अटैच टू स्प्रिंग डज एसएचएम, टाइम पीरियड T1 एंड दूसरे स्प्रिंग के साथ अगर अटैच करोगे, if attached to other spring, time period is T2, time period is T2, so you have to calculate if these two spring are connected in series, तो time period कितना होगा। टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा, ये भी सब टाइम पीरियड थे आपके। सर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। ओके, एक मिनट, इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 39 पिंक पेंडुलम, P9 का बी मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसा रह गया। नो सर। देखो फिर, सीरीज में है ना अटैच। हाँ सीरीज में अटैच है। पैरेलल में फिर होंगे अगर ऐसा होगा तो।
आपका जो t होगा वो होगा 2 पाई रूट m बाई k1 और यहाँ पे हो जाएगा k2। नहीं ये सही है, सही तो है। सही है, सर सही है रहेगा। तो मैंने के वाई एम कर दिया M by K। ओके। डन। नो सर, बस अब होने वाला है सर। ओके। सर वहां तक हो गया t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल्स टू में, तो उसके आगे नहीं होगा। आगे नहीं हो पा रहा। ये लगा लिया आपने ऐसे, मैंने ऐसे होगा ना ये 1 बाई k इक्वलेंट इक्वल टू ये। यस सर, ये वाला किया। वैल्यू पुट कर दो k इक्वलेंट की कितनी आएगी। 1 बाई k इक्वलेंट हमारा हो जाएगा t स्क्वायर बाय समथिंग आ जाएगा। सर एक बार आप बता दीजिए, आगे पता है। अरे यहाँ पे भाई सर टोटल टाइम पीरियड तो वैसे निकाल लेंगे ना सर, जैसे k इक्वल्स टू में k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 होता है सर, उधर k m इंटू में अंडर रूट m इंटू में k1 प्लस k2 अपॉन में k1 k2, वो तो ऐसे आ जाएगा फिर टोटल टाइम पीरियड। हाँ लेकिन सर t1 प्लस स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। k1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, k2 की यहाँ से पुट कर दो, आ जाएगा। देखो मैं तो यहाँ से कर लेता हूँ सीधा। 1 बाई k इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस k2 है। 1 बाई k1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो? सर इन दोनों का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करके भी तो कर सकते हैं सम। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, स्क्वायर अगर हम करें, स्क्वायर करके सम किया आपने? यस सर। स्क्वायर करके सम करोगे तो कितना बनेगा? ये 2 पाई का स्क्वायर और अपॉन में m बाई k1 प्लस m बाई k2 ये बनेगा। यस सर। ये आपको ये इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 2 पाई स्क्वायर 1 बाई k1 प्लस k1 बाई k2 ऐसे हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। सर ये वो बन रहा है 4 पाई स्क्वायर m ब्रैकेट में k1 प्लस k2 अपॉन में k1 k2 ये बन रहा है ना। ये 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 कितना होता है? ये 1 बाई k इक्वलेंट के बराबर होता है ना। 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 या फिर जो आप बोल रहे हो k1 k2 बाई k1 प्लस k2 वो इसके बराबर तो होता है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
तो मैं ये लिख सकता हूँ, यस सर। और फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये चीज़ यहाँ से ले लो आप, 1/k इक्विवेलेंट, यहाँ पे फिर स्क्वायर कर लो, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, टी स्क्वायर। सर ये m का स्क्वायर कैसे हो गया? एम का स्क्वायर नहीं, एम का स्क्वायर नहीं है, एम सिंपल है, एम का नहीं है स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके सर, क्लियर। तो सबका आ गया, सबको क्लियर है ये? यस सर। ओके, यस सर। सर ये इक्वेशन कहाँ से है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2? वो तो उन्होंने ऐड किया है, इन्होंने एक्चुअली, ये आई नहीं है तो आंसर है, तो फाइनली तो मैं निकालना है। सर ये आंसर है? हाँ, ये तो आंसर निकला फाइनल। इन्होंने तो T1 स्क्वायर एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे हम करेंगे क्या, बेसिकली T1 हमारा ये होगा, T2 ये होगा, T ये होगा, है ना, यस सर। और 1/k इक्विवेलेंट इतना होता है सीरीज। यस सर। तो आप क्या करो, यहाँ पे K1 की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ पुट कर दो, ऐसी K2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। सर T1 T2 की फॉर्म में? हाँ, T1 T2 की फॉर्म में, और m की फॉर्म में आएगा, है ना, पाई की फॉर्म में। यस सर। ऐसे t की वैल्यू निकाल के, सॉरी k इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो, टी स्क्वायर की फॉर्म में, सर तो बाकी सब कट जाएगा, आपका ये बचेगा। सर वो 4 पाई स्क्वायर m होगा ना? हाँ, ये 2 का स्क्वायर भी था यहाँ पे, ठीक है। यस सर। यस। ऐसे कर लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, आपने जो वो है, क्या नाम बोलते हैं, मैं इसमें पहले स्लाइड ऐड करूँगा, एक स्लाइड, अगर मान लो यहाँ पे एक रॉड होती और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता और ऐसे एक बॉल होती, इसको आप खींचते नीचे, तो रॉड जो है, आपको पता है रॉड भी आपकी इलास्टिक होती है, इसका कोई यंग मॉडुलस होगा, मान लो कि वायर ही है, मेटेलिक वायर है या रॉड है, इसकी लेंथ L है, यंग मॉडुलस Y है, ठीक है, और ये आपने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया इसे, और यहाँ पे अपने एक मास M टांग दिया, इसका आपको यंग मॉडुलस पता है, इसका एरिया A है, लेंथ L है रॉड का। अब जब इसको खींचोगे तो क्या होगा, रॉड भी खींचेगी आपको, है ना, रॉड भी आपकी खींचेगी, रॉड विल आल्सो बिहेव लाइक अ स्प्रिंग, इलास्टिक प्रॉपर्टी है रॉड में। तो दो स्प्रिंग हो गए, दोनों स्प्रिंग कैसे कनेक्ट हो गए, ये सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में, जब आप इसे फोर्स लगाओगे तो सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो आप उसको के इक्विवेलेंट निकालना है इस केस में। इस केस में आपको बताना है व्हाट इज द के इक्विवेलेंट। हमने जो ऊपर क्या लगाया है, ये कोई भी मास है? ऊपर तो ये रॉड है मासलेस, मास तो केवल यहाँ पे है, इसको तो लगभग 0 मास मान लिया हमें कि रॉड है ये, इसका एरिया A है, लेंथ L है, यंग मॉडुलस Y है। 0 मास की रॉड। हाँ, मैंने नेग्लिजिबल मास है। ठीक है। तो बताओ इसका टाइम पीरियड या के इक्विवेलेंट कितना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो बताओ, आपको दोनों का के निकालना पड़ेगा, इसका के निकालना पड़ेगा, इसका के तो आपको दिया ही हुआ है, इसका के कितना होगा वो निकाल लो, तो के इक्विवेलेंट निकल जाएगा आपका। सर ये बॉब किसको बोलते हैं, एक बार ये बता दीजिए। बॉब माने एक स्फीयर होता है, मेटेलिक स्फीयर, उसको बॉब बोलते हैं। ओके सर। सर हम एक्स खींचेंगे तो रॉड भी एक्स नीचे जाएगा। हाँ,
रॉड एक्स हो जाएगा, रॉड तो कुछ और जाएगा, x1 x2 हो जाएगा ना, लेकिन वो इतना बेसिक में मत जाओ। आप ये मान लो भाई कि ये स्प्रिंग है, सीधा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आप F इक्वल टू KX यूज कर सकते हो। यस। तो यहाँ पे F तो सेम होगा, जितना F यहाँ पे होगा उतना F यहाँ पे होगा मान लो। हम्म। अगर उससे कंपेयर करो यहाँ पे F इक्वल टू KX है, तो देखो यहाँ पे K कितना आता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जब हमने यंग मॉडल्स पढ़ा होगा वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पे K कितना आता है। क्या रिलेशन है यहाँ पे F और डेल्टा L में। अगर आप ऐसा कोई रिलेशन निकाल पाओ तो आपका बाकी जो बचा होगा वो K होगा। ये सर एफ तो आ जाएगा गामा डेल्टा, गामा ए एल बाय डेल्टा एल। हाँ, तो K कितना आ रहा है फिर क्या? इस फॉर्म में निकालो ना आप उसे, F इक्वल टू K डेल्टा L की फॉर्म में। हम्म, तो डेल्टा L और K को हटा दो तो जो बचेगा, F को हटा दो तो जो बचेगा वो K होगा। ऐसा बनेगा मेरे ख्याल से। वन बाई के एल, वन बाई के प्लस एल बाय गामा ए। वाई ए, ओके, यहाँ पे K कितना आ रहा है इसका रोड का, गामा ए बाय एल। वाई ए बाय एल। यस सर। वाई होता है ना, गामा थोड़ी होता है यहाँ पे। हाँ सॉरी वाई। ये बन रहा होगा आपका रिलेशन। यस सर। देखो बाकी लोगों का आ रहा है ये, नो सर। क्यों नहीं आ रहा भाई? रॉड के केस में ये होता है ना, यंग मॉडल से क्वेश्चन किए थे हमने, ऐसा तो था। यस सर। तो वहां से मैंने F इक्वल टू इस फॉर्म में निकाल लिया, एक्सटेंशन इनटू दिस थिंग। F इक्वल टू KX से अगर मैं कंपेयर करूं, X क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। यस सर, K की वैल्यू सर आ गया सर। y a अपॉन में l हो गई। वाई ए अपन और लोग है तो वहां से कंपेयर कर लो। यस सर। तो इसमें जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था वो टाइम पीरियड पूछा गया था, तो टाइम पीरियड तो आप निकाल ही लोगे 2 पाई रूट m बाई K इक्विवेलेंट करके, है ना। यस सर, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि ऐसा केस अगर आता है तो ये कर सकते हैं। सर उधर तो K की वैल्यू भी गिवन होगी ना। उसमें K की फॉर्म में आंसर था, K की फॉर्म में पूछा हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन। ओके सर। तो ये सर इसमें हाँ। ये F इजिकल टू के एक्स, ये पूरा एक्सटेंशन लिया है जो स्प्रिंग और ये इसका रॉड का होगा मिला के। नहीं, हमने केवल मैं रॉड के लिए लिया है। F इक्वल टू KX जो मैं कर रहा हूँ, मैं रॉड के Yes, लिए, sir. मान लो सिंपल रॉड होती उसमें Yes, अगर sir. मैं F फोर्स लगाता तो F इक्वल टू KX होता। यस सर। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसको मैंने इसको स्प्रिंग मान लूँ तो ये लिखता, मैं अगर इसको स्प्रिंग मान लूँ तो। यस सर। और यंग मॉडुलस से जब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, F इक्वल टू ये आ रहा है। यस सर। तो मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ, दोनों इक्वेशंस को, अगर मैं इसको स्प्रिंग मान लूँ तो ये K आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ रहा है। ये तो डेल्टा, ये तो X ही है एक तरह से एक्सटेंशन। यस सर। तो मैं कंपेयर किया तो मेरा यानी K जो है इसमें ये होना चाहिए, रॉड के केस में K की वैल्यू ये होनी चाहिए। ओके सर K इक्विवेलेंट आएगा क्या सर, y a K अपॉन में l प्लस y है। इसको निकाल लो सॉल्व करके, जो भी आएगा एलसीएम वगैरह करके। यस सर, वही आ रहा है, y a K अपॉन में l प्लस y। हाँ, वाई ए के बाय, हाँ KL बाय वाई ए ऐसे कुछ आ जाएगा, KL प्लस वाई ए। ओके, अब करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका CBSE PMT और एम्स दोनों में आ रखा है, और आई थिंक जेई में भी आ चुका है। फिर ये जो है एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को जो है अटैच किया है एक इससे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं,
इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपके काम आ सकती है। जो स्प्रिंग आपका होता है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है आपका, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे भी। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना के की, तो के की वैल्यू स्प्रिंग पर डिपेंड करती है स्प्रिंग के जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो अगर आप स्प्रिंग को काट दोगे, अगर आप स्प्रिंग को काट दोगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली कि पर हाफ काटे तो अगर आप हाफ काटो, एक्चुअली के जो होता है हमारा इनवर्सली रिलेटेड होता है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग से, है ना। तो अगर आप इसकी लेंथ को हाफ कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2k। डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। और अगर आप स्प्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किए है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 पार्ट है इक्वल इक्वल, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3k सबके। 3k। और इनको सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3k 3k। आप निकाल के भी देख सकते हो, अगर इनको सीरीज में जोड़ोगे तो ये आएगा 3k बाय 1/k। तो ये k इक्विवेलेंट आपका k आ गया, आना भी चाहिए यही, क्योंकि इसी से ये बनेगा। तो हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ से इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो ऐसा होता है, ये बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। ओके। सर ये के बराबर आ गया, के इक्विवेलेंट। आना ही चाहिए ना, जब इन 3 स्प्रिंग को आप सीरीज में जोड़ोगे मतलब आपने ये स्प्रिंग बना दिया। तो ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो k ही था ना पहले। यस सर। तो इनको तीनों को जोड़ के ये आना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। हाँ सर। ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि आपने स्प्रिंग को काट दिया, आधा काट के जोड़ दिया, बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो अब देख लोगे आप के कितना हो गया, उससे टाइम पीरियड निकाल लेंगे। या तीनों स्प्रिंग को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, अब बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वो देख लेंगे हम। पैरेलल में जोड़ेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 9k हो जाएगा, 3k प्लस 3k प्लस 3k, तो टाइम पीरियड हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो वो सब क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें कोई टफ तो नहीं है, ये तो कर लोगे ना। यस सर। सर Yes, ये sir. लेंथ स्प्रिंग की लेंथ है ना? हाँ, ये स्प्रिंग की लेंथ है। ओके सर। सर हाँ जी, सर मैथ्स की क्लास है सर, क्लास हो गई। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब आप देख लो, अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो ट्राई कर लेना, फिर वीडियो देख लेना कैसे हुआ। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सर। मास ऑफ 2 kg is placed on the pen फ्लैट पेन अटैच टू द वर्टिकल स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये पेन है, इस पे एक मास 2 kg का रखा हुआ है, ठीक है, चिपका नहीं रखा, रखा हुआ है। और इसका मास नेग्लिजिबल है, पेन का कोई मास नहीं है। सर 2 kg 20 kg है। 2 kg 2.0 kg, ठीक है। और पेन का कोई मास नहीं है। अब ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। अब कह रहे हैं हमने स्प्रिंग को स्लाइटली नीचे डिस्प्लेस किया, तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा। यस सर। तो एसएचएम ये करेगा, तो आपको ये बताना है कि मैं कितना मिनिमम इसका एम्पलीट्यूड हो। व्हाट इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड? सर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एसएचएम की? एसएचएम की इक्वेशन बनाना चाहोगे? एक्स इक्वल टू वाली यस सर भाई। देखनी पड़ेगी। मैंने आपको उसका जो है ओमेगा पता है, टाइम पीरियड पता है आपको 2 पाई बाई, है ना, टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई m बाई के होता है आपका। तो ओमेगा पता है आपको, तो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी कुछ बनाओगे, उसको देखोगे फिर इनिशियली कहाँ पे है क्या है। सर वो हमसे तो नहीं पूछेंगे ना सर? यहाँ पे नहीं पूछ सकते, यहाँ पे तो ए पे डिपेंड करेगा। ऐसे कुछ बनेगी ना इक्वेशन, ए साइन ओमेगा, मैंने पूछेंगे नहीं, आपसे पूछते नहीं यूजुअली। साइन या कॉस बनेगी डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे है वो, शुरू कहाँ से कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है पहले, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन so that the mass get detached from the pen। इसको समझो क्या बोल रही है। ये आपका सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, पीएमटी का, तो नीट हो गया। सर मास को रखा है ना बस।
मास रखा हुआ है, हाँ, फिक्स नहीं है, रखा हुआ है बस। अगर सर अगर 20 न्यूटन से नीचे जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा फिर बीच का, शायद ऐसा होना चाहिए। 20 न्यूटन से कैसे, मैंने 20 न्यूटन क्या होना है सर डी अटैच कैसे होगा ये समझ नहीं है। सर डिटैच? ये 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, जो 2 के पास है। हम जो स्प्रिंग है अगर ये एकदम से 20 न्यूटन फोर्स के साथ नीचे जाएगी तो फिर शायद दोनों की फोर्स होगी वापस में बैलेंस नहीं जाएगी, क्योंकि फिर दो की जगह एक सूडो फोर्स लग जाएगी 20 न्यूटन की। अगर हाँ आप ये बोल रहे हो कि इस पे अगर एक्सेलेरेशन नीचे इसका जो है जी के बराबर आ जाए पेन का, यस सर। तो ये डिटैच हो सकता है। जैसे लिफ्ट में होता है, लिफ्ट आपकी अगर फ्री फॉल कर गई तो आपके नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाती है। यस तो सर। पेन का एक्सेलेरेशन जी या जी से ज्यादा आ गया तो इट कैन डिटैच। और ये डिटैच कहाँ पे देखो अभी, सर सर ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना सर, क्योंकि ये वीडियो जल्दी आती नहीं है सर उस पे। चलो ठीक है, फिर आप ये होमवर्क के लिए लिख लो, सब लोग सोच लो इसको, सब लोग सोच लो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कितना आ रहा है यहाँ पे, और एक बार सब लोग ट्राई करो। सर आंसर मत बताइए सर। निकलेगा थोड़ी आंसर, ऐसे बता दूंगा नहीं बताना आंसर। नहीं चलो ठीक है, करो। सर क्वेश्चन समझा दो एक बार, आंसर मत बता। क्वेश्चन ये है कि भाई एक मास है 2 किलो का और एक स्पैन पे रखा हुआ है। इस पेन को आपने स्लाइटली नीचे प्रेस किया तो ये एसएचएम करने लगेगा पेन आपका। तो ये एसएचएम जब करेगा, एसएचएम करने के दौरान ये ऐसे मूव करेगा। तो ये करेगा कि मैं इसको कितना प्रेस करूं ताकि ये एसएचएम जब करेगा तो कहीं पे ये इससे डिटैच हो जाए, ये जो मास है पेन Yes, से sir. हट जाए, डिटैच हो जाए पेन से, मतलब उसके कांटेक्ट से हट जाए। कॉन्टैक्ट से हट जाए, या नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, है ना। ओके सर। तो ये आपको निकालना है कितना सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस करूं, सेंटीमीटर में आंसर है इसका, कितना सेंटीमीटर डिस्प्लेस करूं, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना होगा मतलब, ठीक है। चलिए तो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर नेक्स्ट में हो जाएगा ना ये चैप्टर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि सर वो वाला बिल्कुल भी नहीं आता। चलो कोई नहीं, कंप्लीट होगी। चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।